हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अपनी लास्ट वीडियो में मैंने इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स के चैप्टर 6 को स्टार्ट किया था, जहां पे हमने प्राइस सीलिंग के सारे टॉपिक्स को कवर किया था। आज के इस वीडियो में हम प्राइस फ्लोर के सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे। अगर बात करें हम प्राइस फ्लोर की, तो वो काफ़ी सिमिलर है प्राइस सीलिंग से। जैसे हम प्राइस सीलिंग में मैक्सिमम लीगल प्राइस गवर्नमेंट लगाती थी और उस मैक्सिमम प्राइस से अबव कोई भी चार्ज नहीं कर सकता था, सिमिलरली प्राइस फ्लोर पे गवर्नमेंट मिनिमम लीगल प्राइस इम्पोज करती है। मिनिमम लीगल प्राइस का मतलब क्या है कि इससे अबव तो कोई भी चार्ज कर सकता है, बट मिनिमम प्राइस तुम्हें यही चार्ज करना पड़ेगा, इससे नीचे तुम चार्ज नहीं कर सकते। अब अगेन इसमें दो केसेस आते हैं, एक हमने यहाँ पे ले लिया, एक हमने यहाँ पे ले लिया। ये हमारी फ्री मार्केट है, ये हमारी सप्लाई हो गई, ये हमारी डिमांड हो गई। फ्री मार्केट में सप्लाई और डिमांड खुद ही एडजस्ट हो जाते हैं और वो मार्केट के इक्विलिब्रियम प्राइस और क्वांटिटी को ड्राइव करते हैं। ये हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस हो गया, ये हमारी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी हो गई। नाउ अब अगर हम अपने केस 1 को देखें, तो मान लो हमने प्राइस फ्लोर लगा दिया यहाँ पे, ये हमारा प्राइस फ्लोर हो गया। प्राइस फ्लोर का मतलब है कि मिनिमम तुम्हें इतना ही चार्ज करना पड़ेगा, मैक्सिमम तुम कितना भी कर सकते हो। तो अगर हम इसमें अपना इक्विलिब्रियम प्राइस देखें, तो वो तो इससे अबव ही है, इससे ऊपर तो तुम कितना भी चार्ज कर सकते हो ना। तो यहाँ पे तुम इससे नीचे चार्ज नहीं कर सकते और हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस इससे अबव ही है, तो यहाँ पे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इस केस में जब भी हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस ज़्यादा होता है प्राइस फ्लोर से, तो वो हमारा नॉट बाइंडिंग वाला केस होता है, उस केस में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। अब अगर हम बात करें अपनी केस 2 की, तो ये हमारा ग्राफ हो गया, ये हमारी सप्लाई हो गई, ये हमारी डिमांड हो गई, ये हमारी इक्विलिब्रियम प्राइस और क्वांटिटी हो गई। नाउ अब अगर इस केस में हम अपना प्राइस फ्लोर यहाँ पे ले, ये हमारा प्राइस फ्लोर हो गया। प्राइस फ्लोर का यहाँ पे क्या मतलब हुआ कि हमें मिनिमम तो प्राइस फ्लोर जितना चार्ज करना पड़ेगा, इससे अबव तुम कितना भी चार्ज कर सकते हो। लेकिन अगर इस केस में हम देखें, तो हमारा जो इक्विलिब्रियम प्राइस है वो प्राइस फ्लोर से कम है, लेकिन गवर्नमेंट बोल रही है इस केस में कि तुम्हें मिनिमम तो इतना ही चार्ज करना पड़ेगा, इससे कम तुम चार्ज नहीं कर सकते। तो इस केस में हम अपने इक्विलिब्रियम प्राइस को चार्ज नहीं कर सकते। एक बार इसे इरेज कर देते हैं। हाँ, तो इस केस में हम अपने इक्विलिब्रियम प्राइस को तो चार्ज नहीं कर सकते, तो हमारे पास ओनली ऑप्शन ये बचा, मिनिमम इतना चार्ज कर सकते हैं, अबव कितना भी चार्ज कर सकते हैं। मान लो इस केस में हम प्राइस फ्लोर वाला प्राइस को चार्ज करने लगे, तो इस केस में अगर हम अपनी सप्लाई कर्व का इंटरसेक्शन देखें, तो वो यहाँ पे आ गया। अब ये क्या शो कर रहा है, ये पॉइंट शो कर रहा है कि सेलर्स तो इतनी सेल करना चाहते हैं, लेकिन अगर हम अपने डिमांड कर्व का इंटरसेक्शन देखें, तो इस पॉइंट पे ये यहाँ पे आ गया। ये पॉइंट क्या शो करता है कि बायर्स इतना खरीदना चाहते हैं। नाउ सेलर्स तो इतना बेचना चाहते हैं और जो बायर्स हैं वो बस इतना ही खरीदना चाहते हैं, क्योंकि इस केस में प्राइस इंक्रीज हो गया। तो हमारा जो ये जितना भी ये एरिया बचा, ये हमारा सरप्लस हो गया गुड्स का। तो ये था हमारा केस 2, जहाँ पे हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस कम होता है प्राइस फ्लोर से, और इस केस को हम बोलते हैं बाइंडिंग। अगर हम बाइंडिंग केस की बात करें, तो यहाँ पे हमारा सरप्लस ऑफ गुड हो गया, मतलब कि इस केस में हमारी सप्लाई ज़्यादा है डिमांड से। तो अगर हमारी सप्लाई ज़्यादा होगी, डिमांड से लोग नहीं खरीदेंगे, तो हो सकता है कि कुछ यूनिट्स ऑफ गुड्स ऐसे भी हों जिसको कोई भी ना खरीदे। अब अगर कुछ गुड्स ऐसे होंगे जिनको कोई भी नहीं खरीद रहा है, तो वो लॉजिकली वेस्ट हो रहे हैं, वहाँ पे उस सिचुएशन में हमारे जो रिसोर्सेज हैं उनकी वेस्टेज हो रही है। तो ये था हमारा प्राइस फ्लोर। अब अगर हम अपनी बाइंडिंग सिचुएशन को कंपेयर करें फ्री मार्केट से, तो उसमें हमारा राशनिंग मैकेनिज्म क्या होगा उसे देखते हैं। तो हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसी से हमारी ओवरऑल मार्केट के आउटकम पे क्या इम्पैक्ट हुआ कि हमारे गुड्स का सरप्लस हो गया। अगर हम इसमें एग्जांपल ले लें, मान लो आइसक्रीम का, कि हमारी आइसक्रीम का सरप्लस हो गया, तो उसे देखते हैं आप। मान लो पहले हमारा जो प्राइस है वो
3 था। इक्विलिब्रियम प्राइस जो था वो हमारा 3 रुपीज़ था। इस पे हमारी जो डिमांड है वो 10 थी और हमारी सप्लाई भी 10 थी, मतलब कि हमारी सप्लाई और डिमांड आपस में इक्वल थी। इस सिचुएशन में मान लो ये एक सेलर है, ये भी एक सेलर है और ये वाला जो सेलर है ये मान लो 5 आइसक्रीम बेच रहा है, ये वाला जो सेलर है वो भी 5 आइसक्रीम बेच रहा है। तो हमारी टोटल सप्लाई मार्केट की 10 हो गई। अगर हम बात करें बायर्स की, तो जो बायर्स डिमांड कर रहे हैं, मान लो ये एक बायर है, 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 यहाँ पे भी ये एक बायर है, ये एक बायर है, ये एक बायर है, ये एक बायर है और ये एक बायर है। तो यहाँ पे हमारी सप्लाई भी 10 है और डिमांड भी 10 है। ये एक सेलर 5 यूनिट्स की आइसक्रीम बेच रहा है, मान लो इन 5 बायर ने इससे आइसक्रीम खरीद ली, और ये सेलर जो 5 आइसक्रीम बेच रहा है, मान लो इन 5 बायर ने इससे आइसक्रीम खरीद ली। अब गवर्नमेंट की पॉलिसी आने से हमारा जो प्राइस है वो इंक्रीज हो गया। अब मिनिमम प्राइस गवर्नमेंट बोल रही है कि सिर्फ 4 रुपये होना ही चाहिए, इससे कम में नहीं बेच सकते। तो इस केस में जैसे ही प्राइस इंक्रीज हुआ तो हमारी सप्लाई भी इंक्रीज हो गई, मान लो वो हो गई 10 से 15, और जो हमारी डिमांड है वो कम हो गई क्योंकि हमारा प्राइस इंक्रीज हो गया, लोगों के लिए वो महंगी हो गई। मान लो हमारी डिमांड हो गई 5, तो इस केस में हमारी सप्लाई ज़्यादा हो गई। अगर हम बात करें सेलर्स की, तो मान लो ये एक हमारा सेलर हो गया, ये एक हमारा सेलर हो गया और एक ये हमारा सेलर हो गया। जो 2 पुराने सेलर्स थे वो पहले 5-5 यूनिट्स की आइसक्रीम बेच रहे थे, मान लो अब ये 6 आइसक्रीम बेच रहा है, इसने अपनी सप्लाई इंक्रीज कर ली, और ये भी 6 आइसक्रीम बेच रहा है, इसने भी अपनी सप्लाई को इंक्रीज कर लिया। और मान लो प्राइस इंक्रीज होने से मार्केट में एक न्यू सेलर भी आ गया और ये 3 आइसक्रीम बेच रहा है। अगर हम बात करें इस केस में बायर्स की, तो बायर्स कम हो गए, तो मान लो ये एक हो गया बायर, एक ये बायर हो गया, एक ये बायर हो गया, एक ये बायर हो गया और एक ये बायर हो गया। मान लो इन दोनों बायर्स ने इससे आइसक्रीम खरीद ली, तो इसकी आइसक्रीम जो अनसोल्ड बच गई वो 4 बच गई, और जो ये 2 बायर्स हैं इसने इससे आइसक्रीम खरीद ली तो इसकी भी 4 आइसक्रीम बच गई, और जो ये एक फाइनल बायर बचा उसने इससे आइसक्रीम खरीद ली, अब इसकी 2 आइसक्रीम बच गई। पहला पॉइंट अगर हम नोटिस करें तो हमारी ये जो है ये 3 हमारी सरप्लस हो गई आइसक्रीम की। हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे हमारे रिसोर्सेज भी वेस्ट हो गए। दूसरी चीज़ अगर हम नोटिस करें तो कम प्राइस पे भी जो सेलर्स आइसक्रीम को बेच रहे थे 5-5 यूनिट्स, उनकी आइसक्रीम 5-5 यूनिट्स बिक भी रही थी क्योंकि उस केस में हमारी डिमांड और सप्लाई दोनों इक्वल थी। बट जैसे ही हमारा प्राइस इंक्रीज हुआ हमारी सप्लाई जो है वो डिमांड से ज़्यादा हो गई। नुकसान किसको हुआ कि जो सेलर्स पहले 5 यूनिट्स की आइसक्रीम को बेच रहे थे उनकी 5 बिक भी रही थी, इस केस में वो 6 यूनिट्स की आइसक्रीम बेच रहे हैं बट उसमें से 4 तो उनकी बिक ही नहीं रही हैं। अगर हम इसको इन वर्ड्स में लिखें तो जो सेलर्स कम प्राइस पे भी, गोइंग प्राइस पे भी अपनी आइसक्रीम को बेचना चाह रहे थे वो इस केस में प्राइस इंक्रीज होने के बाद अपनी आइसक्रीम को कंप्लीटली सेल कर भी नहीं पा रहे। ये वाला जो हमारा केस है ये हमारा फ्री मार्केट का केस हो गया, जहाँ पे हमारी सप्लाई डिमांड के इक्वल होती है, और जो हमारा ये वाला केस है गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस वाला केस हो गया। इस केस में हमारी जो सप्लाई है वो डिमांड से ज़्यादा है। अब अगर हमारी सप्लाई डिमांड से ज़्यादा है तो इस केस में जो सेलर्स हैं उनको वेट करना पड़ेगा अपने बायर्स का, और इस केस में जो हमारे बायर्स हैं वो बायर्स होंगे।
प्राइस सीलिंग में तो हमारे बायर्स वेट कर रहे थे लंबी लंबी लाइंस में। इस केस में प्राइस फ्लोर में हमारे सेलर्स वेट करेंगे बायर्स का कि वो उनके गुड्स को खरीदने आए। अगर हम बात करें प्राइस सीलिंग की तो उसमें हमारे सेलर्स बायर्ड होते थे, हमारे गुड्स लिमिटेड होते थे, तो वो अपने फैमिली, रिश्तेदार, फ्रेंड्स में ज़्यादा प्रायोरिटाइज करते थे कि उनको हम अपने गुड्स बेच दें। बट इस केस में हमारे गुड्स ज़्यादा हैं, तो इसमें जो बायर्स हैं वो बायस्ड हैं, मतलब कि जो बायर है वो किसी स्ट्रेंज पर्सन से ना खरीद के प्रायोरिटाइज करेगा कि मैं अपने किसी फैमिली मेम्बर अगर कोई काम कर रहा है उस फील्ड में तो उसको ज़्यादा प्रायोरिटाइज करूँ, उससे अपना सामान खरीदूँ, अपने रिश्तेदार, फ्रेंड्स, फैमिली में सामान खरीदूँ रेदर देन कि किसी स्ट्रेंजर के पास जाके सामान खरीदूँ। अगर हम बात करें राशनिंग मैकेनिज्म की तो इस केस में वो अगेन इनएफिशिएंट है। इनएफिशिएंट का रीज़न इसलिए है क्योंकि इस केस में अगेन जो सेलर्स का टाइम है वो वेस्ट हो रहा है। अगर हम बायर्स के बायस्ड की बात करें तो इस केस में भी हमारा राशनिंग मैकेनिज्म इनएफिशिएंट और अनफेयर है, क्योंकि इस केस में जो हमारे पोटेंशियल सेलर्स हैं वो अपनी चीज़ों को नहीं बेच पाएंगे और ये जो प्रैक्टिस है ये काफ़ी अनफेयर है। नाउ अब अगर हम बात करें अपनी फ्री मार्केट की, जहाँ पे हमारी डिमांड सप्लाई के इक्वल होती है, मतलब कि हमारा जो प्राइस और क्वांटिटी है वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाती है। ये हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस हो गया, ये हमारी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी हो गई। इस केस में इस प्राइस पर जो भी बायर डिमांड करेगा उसको आइसक्रीम की क्वांटिटी मिल जाएगी, क्योंकि इस केस में यहाँ पे जो ये इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है इस केस में हमारी डिमांड सप्लाई के इक्वल है। जो भी बायर डिमांड करेगा इस पर्टिकुलर प्राइस पर उसको उसकी आइसक्रीम मिल जाएगी। तो यहाँ पे हमारी कोई भी ऐसी सिचुएशन नहीं आई कि सेलर अपनी आइसक्रीम को नहीं बेच पा रहा या फिर बायर अपनी आइसक्रीम को नहीं खरीद पा रहा। इसमें इस प्राइस पर जो भी बायर डिमांड करेगा उसको उसकी आइसक्रीम की सप्लाई मिल जाएगी, क्योंकि यहाँ पे हमारी क्वांटिटी डिमांडेड और क्वांटिटी सप्लाई इक्वल होती है। अगर हम इसको इन वर्ड्स लिखें, जो भी हमारे मार्केट के प्राइस को पे करके आइसक्रीम खरीदना चाहेगा उसको आइसक्रीम मिल जाएगी। इस केस में हमारा जो राशनिंग मैकेनिज्म है वो एफिशिएंट होता है और वो इम्पर्सनल होता है। एफिशिएंट इसलिए क्योंकि इस केस में किसी का भी टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है और जो हमारे पोटेंशियल बायर्स हैं वो आइसक्रीम खरीद पा रहे हैं और जो हमारे पोटेंशियल सेलर्स हैं वो आइसक्रीम को बेच पा रहे हैं। इम्पर्सनल इसलिए क्योंकि यहाँ पर कोई भी किसी और को प्रायोरिटाइज करके डिसीजन नहीं ले रहा है, कोई भी यहाँ पे बायसनेस नहीं है। तो ये था हमारा पूरा प्राइस फ्लोरिंग। अब आगे इसकी एक केस स्टडी को देखते हैं। अब जैसे हमने प्राइस सीलिंग में देखा था कि जो गवर्नमेंट है उन्होंने बायर्स के इंटरेस्ट को देख के रेंट कंट्रोल लॉ लेकर आई, जिसमें गवर्नमेंट चाहती थी कि जो पुअर लोग हैं वो अपने हाउसिंग को अफोर्ड कर पाएँ, उन्हें खरीद पाएँ। ऐसे ही सेम सेलर्स का वेलफेयर इंक्रीज करने के लिए सेलर्स के इंटरेस्ट को देखकर गवर्नमेंट लेकर आई है मिनिमम वेजेस का लॉ। इसमें वो चाहती हैं कि जो पुअर वर्कर्स हैं उनका वेज रेट जो है वो इंक्रीज हो जाए। अगर गवर्नमेंट मिनिमम वेज लॉ लेकर आती है तो इसमें हम बात करते हैं लेबर मार्केट की। यहाँ पे जो हमारे सेलर्स होते हैं वो होते हैं हमारे वर्कर्स और यहाँ पे जो हमारे बायर्स होते हैं वो होती है हमारी फर्म्स। अगर हम बात करें सेलर्स की तो जो वर्कर है वो क्या क्या बेचते हैं, वो अपनी सर्विसेज को बेचते हैं, अपनी सर्विस की सप्लाई करते हैं, ऐसे बोल सकते हैं हम। और जो फर्म्स हैं वो क्या डिमांड करती हैं, वो वर्कर्स की सर्विस की डिमांड करती है। इन शॉर्ट हम बोल सकते हैं कि वर्कर्स जो हैं वो हमारे लेबर सप्लाइड को प्रोवाइड कराते हैं, लेबर्स की सप्लाई करते हैं, और यहाँ पे जो फर्म्स हैं वो लेबर की डिमांड करती है। नाउ अब अगर हम बात करें अपनी फ्री मार्केट की, ये हमारी फ्री मार्केट है, ये हमारा ग्राफ हो गया, ये हमारी सप्लाई हो गई, ये हमारी डिमांड हो गई। अगर हम बात करें सप्लाई की तो ये हमारी लेबर सप्लाइड है और डिमांड की बात करें तो ये हमारी लेबर डिमांडेड है। अगर हम बात करें इक्विलिब्रियम प्राइस की तो वो इस केस में क्या शो करेगा, वो हमारा इक्विलिब्रियम वेजेस को शो करेगा। और अगर हम बात करें इक्विलिब्रियम क्वांटिटी की
तो वो हमारी इक्विलिब्रियम एम्प्लॉयमेंट को शो करेगा, इक्विलिब्रियम एम्प्लॉयमेंट। अगर हम बात करें क्वांटिटी सप्लाइड और डिमांड की, तो इस केस में हमारी क्वांटिटी ऑफ लेबर हो गया एक्स एक्सिस पे, क्योंकि हम लेबर की ही सप्लाई और डिमांड कर रहे हैं, और प्राइस की जगह यहाँ पर हमारा हो गया ऊपर वेजेस वाई एक्सिस पे। नाउ अब अगर हम मिनिमम वेज लॉ को देखें प्राइस फ्लोर की बाइंडिंग सिचुएशन में, तो ये हमारा मिनिमम वेज लॉ आ गया। पहले हमारी फ्री मार्केट थी, अब हमारा मिनिमम वेज लॉ आ गया। यहाँ पे हम अपनी बाइंडिंग सिचुएशन को देखें, तो इस सिचुएशन में हमारा जो प्राइस फ्लोर होता है वो ज़्यादा होता है इक्विलिब्रियम प्राइस से। इस केस में हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस क्या है, इक्विलिब्रियम वेजेस। अगर हम इसका ग्राफ ड्रॉ करें तो ये हमारा कर्व हो गया, ये हमारी लेबर सप्लाइड हो गई, ये हमारी लेबर डिमांड हो गई, ये हमारे इक्विलिब्रियम वेजेस और इक्विलिब्रियम एम्प्लॉयमेंट होगी। नाउ अब अगर हमारा प्राइस फ्लोर यहाँ पे लग गया, मतलब कि हमें अब इस केस में मिनिमम तो इतना ही चार्ज करना है, इससे कम हम चार्ज कर ही नहीं सकते, इससे ज़्यादा हम कितना भी चार्ज कर सकते हैं। तो इस केस में हम इक्विलिब्रियम वेजेस को तो चार्ज कर ही नहीं सकते, मिनिमम जो चार्ज कर सकते हैं वो ये प्राइस है, ये वेज है। तो मान लो हम इस वेज को चार्ज कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो ये हमारी सप्लाई से इंटरसेक्ट कर रहा है ये पॉइंट, तो ये हमारा क्या शो करता है कि इस पॉइंट पर हमारे जो वर्कर्स हैं वो कितना वर्क करना चाहते हैं, और जो हमारा डिमांड पे टच हो रहा है ये पॉइंट, ये हमारा शो करता है कि फर्म्स कितने लोगों को हायर करना चाहती है। हम इस केस में देख सकते हैं कि जो हमारे लेबर की डिमांड है वो इतनी ज़्यादा है, इतने ज़्यादा लोग काम करना चाहते हैं। ज़्यादा लोग काम क्यों करना चाहते हैं, क्योंकि इस पॉइंट पे इनके वेजेस इंक्रीज हो गए, वेज रेट इंक्रीज हो गए, तो ऑफकोर्स वो ज़्यादा काम करना चाहेंगे, और हो सकता है कि कुछ नए बंदे भी आगे काम करने लगे। तो इस केस में हमारे जो वर्कर्स हैं वो काम करना चाहते हैं, इतनी हमारी लेबर की डिमांड है। लेकिन अगर हम बात करें अपनी सप्लाई की, तो हमारे वेज रेट ज़्यादा हो गए, और इस केस में फर्म जो हैं अब वो कम लोगों को हायर कर रही है, क्योंकि उनको उसके रेट भी तो ज़्यादा देने पड़ेंगे। तो फर्म ने जो अपनी लेबर की डिमांड है उसको कम कर दिया। अब लेबर की सप्लाई यहाँ तक है, लेबर की डिमांड इतनी है, तो इसके बीच का जो ये गैप है ये हमारा ओवर सप्लाई ऑफ लेबर को शो करता है। अगर हम इसको समराइज करें तो हमारा प्राइस फ्लोर आ गया बाइंडिंग सिचुएशन में, जिसकी वजह से हमारे जो वेजेस हैं वो इंक्रीज हो गए। अब इस वेजेस के इंक्रीज होने से फर्म्स अपनी लेबर्स को चेंज नहीं करती, मतलब कि फर्म्स इक्विलिब्रियम एम्प्लॉयमेंट यहाँ पर इतने लेबर्स की ही डिमांड करेगी, तो फर्म्स को नुकसान होगा। नुकसान इसलिए होगा क्योंकि हमारी फर्म्स की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगी। वेजेस इंक्रीज होते ही हमारी फर्म्स की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो जाएगी इंक्रीज, अगर वो लेबर्स को हायर करती है तो। तो अगर फर्म ई तक इक्विलिब्रियम एम्प्लॉयमेंट तक लेबर्स को हायर करेगी तो उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगी। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज इसलिए होगी क्योंकि हमारे वेज रेट जो हैं वो इंक्रीज हो गए, फर्म्स के खर्चे बढ़ जाएंगे, फर्म्स को ज़्यादा पे करना पड़ेगा लेबर्स को, तो उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगी। तो अगर हमारी ये सिचुएशन है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगी तो प्रॉफिट कम हो जाएगा। तो इस केस में वेजेस के इंक्रीज होने से फर्म्स डिसाइड करेगी कि वो लेस लेबर्स को हायर करे। अगर फर्म लेस लेबर को हायर करेगी तो ऑटोमेटिकली वो इंडिकेट करेगा अनएम्प्लॉयमेंट को, तो इस केस में हमारी अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो जाएगी। तो ओवरऑल हमारे प्राइस फ्लोरिंग की वजह से हमारी अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो इंक्रीज हो गई। अगर हम इसको और ब्रीफली देखें तो वो आगे देखते हैं। पॉइंट 1 की अगर हम बात करें मिनिमम वेजेस की, तो इस केस में दो तरीके के लोग आएंगे। एक वो लोग जिनके पास जॉब है, और दूसरे वो लोग आएंगे जो इस केस में अब जॉब नहीं ढूंढ पा रहे। तो वेजेस के इंक्रीज होने से, मिनिमम वेज लॉ आने से जिन बंदों के पास
जॉब है उनके तो मज़े आ जाएंगे, उनकी जो इनकम है वो इंक्रीज हो जाएगी, और मिनिमम वेजेस के आने से जिनको जॉब नहीं मिल रही उनकी जो इनकम है वो लोअर हो जाएगी। अब इनकी इनकम लोअर क्यों होगी, उसके पीछे का रीज़न क्या है? क्योंकि जैसे ही हमारा मिनिमम वेज लॉ आया तो हमारे वेज रेट जो हैं वो इंक्रीज हो गए। अगर मुझे कोई काम कराना है एक दिन के लिए, मान लो उसके पहले लग रहे थे 50 रुपये और वेजेस इंक्रीज होते ही अब उस सेम काम के लग रहे हैं 100 रुपये। मान लो मेरी टूटी घर की खराब हो गई तो मुझे प्लम्बर को बुलाने के लिए उसका पर डे पहले चार्जेस था 50 रुपीज़, नाउ इट्स 100, डबल हो गया, मुझे डबल पे करना पड़ेगा। तो हो सकता है कि मैं इस सिचुएशन में उसको टाल दूं और या तो मैं खुद ठीक कर लूं या फिर मैं वेट करूं कि हमारे वेजेस कम हो जाए। दूसरी सिचुएशन, अगर मान लो कि मुझे मेरे घर पे एक वॉल पर पेंट कराना है तो उसके लिए मुझे पेंटर की ज़रूरत है। पहले मुझे पर डे पेंटर को 100 रुपीज़ देने पड़ रहे थे। अब जैसे ही हमारे मिनिमम वेजेस इंक्रीज हुए अब उसी सेम पेंटर को मुझे पर डे 250 रुपीज़ देने पड़ेंगे। तो इस सिचुएशन में हो सकता है कि मैं पेंट ना कराऊं, मैं टाल दूं, या फिर हो सकता है कि मैं बोलूं कि चल बाद में करा लूँगी कभी फ्यूचर में, अभी के लिए रहने देते हैं। तो जिन पर्सन को इस सिचुएशन में जॉब नहीं मिल रही है, जॉब नहीं ढूंढ पा रहे, उनकी जो इनकम है वो कम हो गई क्योंकि मिनिमम वेजेस इंक्रीज हो गए और लोग इन चीज़ों को पोस्टपोन कर रहे हैं या फिर कैंसिल कर रहे हैं या खुद से कर रहे हैं। तो वो इन सिचुएशन में इनको हायर नहीं कर रहे, इनको जॉब नहीं मिल रही इसलिए, और इनकी इनकम जो है वो लोअर होती जा रही है, मतलब मिल ही नहीं रही वैसे तो। नाउ अब अगर हम बात करें अपने पॉइंट 2 की, तो इसमें हम बात करेंगे वर्कर्स की। तो वर्कर्स की अगर हम टाइप्स की बात करें तो 3 तरीके के वर्कर्स हो सकते हैं। तो कुछ वर्कर्स होते हैं हमारे स्किल्ड, कुछ होते हैं जो ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड होते हैं चीज़ों को लेकर, और कुछ वर्कर्स ऐसे होते हैं जिन्होंने पहले कभी काम नहीं करा होता, वो होते हैं हमारे न्यू वर्कर्स। नाउ अब अगर हम बात करें मिनिमम वेजेस के इम्पैक्ट की इन वर्कर्स पर, तो हमारे जो स्किल्ड और एक्सपीरियंस वर्कर्स हैं उन पर हमारी मिनिमम वेजेस का अफेक्ट नहीं होता। अगर हम बात करें रीज़न की, तो जो हमारे स्किल्ड और एक्सपीरियंस्ड वर्कर होते हैं उनके वेज रेट ऑलरेडी हाई होते हैं, तो जब हमारा गवर्नमेंट मिनिमम वेज का लॉ भी लाती है तो वो उन्हें अफेक्ट नहीं करता, वो सिचुएशन उनकी नॉट बाइंडिंग वाली सिचुएशन हो जाती है। मतलब कि हमारा ये ग्राफ है, ये हमारी सप्लाई डिमांड हो गई, ये हमारा वेज रेट हो गया जो चार्ज हो रहा है। तो जो ये वेज है ये हमारा ऑलरेडी इतना हाई है, जब गवर्नमेंट लॉ लाती है तो वो उनका जो वेज रेट मिनिमम सेट करती है उनको देख के कि इतने में तो इनको सेटिस्फाई होना ही चाहिए, वो कहीं यहाँ पे लाती है। तो इस केस में ऑलरेडी मिनिमम बोल रही है गवर्नमेंट कि इतना तुम्हें प्राइस ऑफ फ्लोर, इतना तुम्हें वेजेस चार्ज करना है, बट ऑलरेडी उनको उससे ज़्यादा ही मिल रहा होता है, तो इस केस में वो अफेक्ट नहीं होते मिनिमम वेजेस के आने से। अगर हम बात करें न्यू वर्कर्स की, तो इस केस में उनको मिनिमम वेजेस लॉ आने से ग्रेटर इम्पैक्ट होता है। अब ग्रेटर इम्पैक्ट इसलिए होता है क्योंकि ये न्यू वर्कर्स हैं, इनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, इनके पास स्किल्ड भी नहीं होती, तो इनकी जो सिचुएशन है, इनके जो वेजेस हैं वो ऑलरेडी कम होते हैं। तो जब गवर्नमेंट इनके लिए लॉ लाती है ना, तो वो हमारा बाइंडिंग वाली सिचुएशन में होता है, क्योंकि इन्हें पहले से ही कम पैसे मिल रहे होते हैं, और कम पैसे इसलिए मिल रहे होते हैं क्योंकि ये इतने वर्थ इट नहीं होते, इनके पास इतनी स्किल नहीं होती, इतना एक्सपीरियंस नहीं होते, तो इनके वेजेस भी उस हिसाब से काफ़ी कम होते हैं। तो गवर्नमेंट जब इनके लिए लॉ लाती है, तो पहले इन्हें वेजेस मिल रहे थे यहाँ पे, गवर्नमेंट जब लॉ लाती है तो वो यहाँ पे ले आती है, वो बोलती है फर्म से कि तुम इनसे इतना मिनिमम प्राइस चार्ज करो, लेकिन पहले फर्म कर रही होती है इतना। तो जब फर्म्स को बोला जाएगा कि नहीं ये तो काफ़ी कम वेजेस है इनके लिए, तुम इन्हें हाई वेजेस दो, हाई वेजेस दो, तो वो इस सिचुएशन में क्या करते हैं, हाई वेजेस तो उन्हें लेने पड़ते हैं क्योंकि लॉ के अकॉर्डिंग हम ऐसे लॉ को ब्रेक नहीं कर सकते, तो वो हाई वेजेस बेशक चार्ज कर लेती है, बट उस सिचुएशन में वो अनएम्प्लॉयमेंट को क्रिएट कर देता है। अब अनएम्प्लॉयमेंट कैसे क्रिएट होती है उसे समझते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली बोला गया है कि जो न्यू वर्कर्स हैं वो हमारी मोस्टली टीनेजर्स होते हैं।
तो जब भी गवर्नमेंट ऐसा कुछ लॉ लाती है जिसकी वजह से हमारे वेज रेट इंक्रीज हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे वेजेस इंक्रीज हो जाते हैं, तो इस सिचुएशन में टीनेजर्स जो हैं वो हाई वेजेस से काफ़ी अट्रैक्ट होते हैं और काफ़ी ज़्यादा नंबर में टीनेजर्स और इंक्रीज हो जाते हैं जॉब्स को ढूंढने के लिए। अब नाउ एज अ टीनेजर तुम्हारे पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो तुम पढ़ लो या फिर तुम जॉब कर लो। तो जैसे ही वेजेस इंक्रीज होंगे तो ये इन्फ्लुएंस करेगा ज़्यादा से ज़्यादा टीनेजर्स को कि वो स्कूल से ड्रॉप आउट करके अपनी पढ़ाई छोड़ के काम पे लग जाए। अगर वेजेस कम होंगे तो वो सोचेगा कि यार इतने कम वेजेस में तो मेरा वैसे भी कुछ नहीं होना, तो वो चूज़ करेगा कि वो पढ़ ले। लेकिन अगर वेजेस ज़्यादा होंगे तो वो देखेगा कि यस इसमें तो मुझे काफ़ी फ़ायदा है, और अगर मुझे पढ़ने के बाद भी सेम काम करना ही है तो मैं अभी ही कर लेता हूँ, अभी ही जॉब कर लेता हूँ, हाई वेजेस को अर्न कर लेता हूँ, इसमें उसका फ़ायदा है। तो हायर वेजेस को देख के ज़्यादा से ज़्यादा टीनेजर्स डिसाइड करेंगे कि वो अपनी स्कूल को ड्रॉप कर दें और वो चूज़ करें कि वो जॉब करें। नाउ अब हायर वेजेस को देख के टीनेजर्स ने डिसाइड करा कि वो स्टडी ना करके वो जॉब करें। लेकिन ये तो हायर वेजेस के बाद हुआ ना। हायर वेजेस जब नहीं थे, जब कम वेजेस थे, तब भी कुछ टीनेजर्स ऐसे होंगे जो स्टडी को छोड़कर जॉब कर रहे होंगे। हो सकता है कि उस सिचुएशन में उनको जॉब की ज़्यादा रिक्वायरमेंट हो, उनकी फैमिलीज़ में प्रॉब्लम हो, तो हो सकता है कि वो पहले से ही जॉब कर रहे हो कम वेजेस में। तो जब हायर वेजेस की वजह से और जो स्टूडेंट ड्रॉप आउट करके स्कूल छोड़कर आएंगे तो वो हो सकता है कि रिप्लेस कर दे उन लोगों को, उन टीनेजर्स को जो ऑलरेडी स्कूल छोड़कर जॉब कर रहे हैं। अगर हम इसको इन वर्ड्स भी देखें, तो जो न्यू ड्रॉपर्स होंगे, जो नए नए हाई वेजेस को देख के स्कूल को छोड़कर आए हैं जॉब करने के लिए, हो सकता है कि वो डिस्प्लेस कर दें उन टीनेजर्स को जो ऑलरेडी स्कूल छोड़कर जॉब कर रहे हैं, जिसकी वजह से अगेन हमारी अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगी। अगर हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझें तो वो आगे देखते हैं एक बार। मान लो हमारे पास 4 जॉब्स की रिक्वायरमेंट थी, उस पर हमारे 4 टीनेजर्स ऑलरेडी जॉब कर रहे थे कम वेजेस पे। मतलब कि ये जॉब कर रहे थे हमारे इक्विलिब्रियम वेजेस पे, जहाँ पे हमारी इक्विलिब्रियम एम्प्लॉयमेंट थी, कोई भी अनएम्प्लॉयमेंट नहीं थी। हमारा जो वेज था वो इतना था कि जितनी फर्म्स डिमांड कर रही है उतनी ही उसको सप्लाई मिल रही है। तो इस सिचुएशन में इस बंदे को भी जॉब मिल गई ये वाली, इस बंदे को जॉब मिल गई ये वाली, इस बंदे को जॉब मिल गई ये वाली, और इस बंदे को जॉब मिल गई ये वाली। अब सेकंड सिचुएशन में जब हमारा वेज रेट इंक्रीज हुआ तो उसकी वजह से जो हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस है वो प्राइस ऑफ फ्लोर से कम हो गया। इक्विलिब्रियम वेजेस जो हैं वो हमारे कम हो गए और गवर्नमेंट बोल रही है कि नहीं, ये वाला जो तुम वेज है इसको ही चार्ज करो, ये मिनिमम वेजेस तुम्हें पे करना ही पड़ेगा ना। जैसे ही फर्म्स के खर्चे बढ़े तो उन्होंने अपनी रिक्वायरमेंट को 3 कर दिया बस। अब इसके 2 रीज़न हो सकते हैं, या तो उन्हें ज़्यादा पे करना पड़ा इसलिए उन्होंने ऐसे कर दिया, या फिर हो सकता है कि वो 3 ही वर्कर्स को अफोर्ड कर पाए हाई वेज रेट पे। अब वेज रेट हाई हो गए तो हमारे नंबर ऑफ टीनेजर्स भी हाई हो गए। मान लो ये हमारे जो ग्रीन वाले बंदे हैं ये वही हैं जो पहले काम कर रहे थे। अब इसके बाद जो न्यू टीनेजर्स जिन्होंने और ड्रॉप करके स्कूल आए वो ये आ गए। इस केस में हमारी लेबर डिमांडेड और लेबर सप्लाई इक्वल थी। इस केस में हमारी लेबर सप्लाई ज़्यादा है लेबर डिमांड से। अब इस केस को अगर हम देखें तो फर्म ने मान लो इसे हायर कर लिया, इसे हायर कर लिया और एक इसे हायर कर लिया। तो यहाँ पे जो 2 बंदे ऑलरेडी पहले काम कर रहे थे उनकी तो नौकरी चली गई ना।
और इस इकलौते एक नए बंदे ने इन दोनों बंदे को रिप्लेस कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया। और अगर हम देखें अनएम्प्लॉयमेंट को, तो पहले केस में तो अनएम्प्लॉयमेंट थी नहीं, बट इस केस में अनएम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज हो गई। तो ये थी हमारी कंप्लीट केस स्टडी मिनिमम वेज लॉ के ऊपर। अब अगर हम इकोनॉमिस्ट और एडवोकेट के इस पे पॉइंट ऑफ व्यूज को देखें तो उन्हें एक बार पढ़ते हैं। जो मिनिमम वेजेस के एडवोकेट्स हैं वो इस पॉलिसी को इस तरीके से देखते हैं कि ये हमारा एक तरीका है पुअर वर्कर्स की इनकम को इंक्रीज करने का। अगर हम बात करें वर्कर्स की जो मिनिमम वेजेस को अर्न करते हैं तो उनका हार्डली ही स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में चेंजेस आता है, मतलब कि बिल्कुल ना के बराबर ही स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग चेंज होती है। अगर हम बात करें डेटा की तो 2005 में हमारा जो वेज रेट था वो इतना था पर घंटे। उस पे 2 अडल्ट 40 आवर्स एक वीक में काम करते थे, जिनकी एनुअल इनकम साल में वो इतना अर्न कर रहे थे। वो हमारी मीडियम फैमिली के इनकम के आसपास तो क्या उससे हाफ से भी कम थी। फिर उसके बाद कुछ एडवोकेट ये भी बोलते हैं कि हमें पता है कि हमारे मिनिमम वेजेस के एडवर्स इफेक्ट तो हैं, मतलब कि नेगेटिव इम्पैक्ट उसका क्या होता है कि वो हमारी यहाँ पे हमारी अनएम्प्लॉयमेंट को इंक्रीज कर देता है। बट जो ये इफेक्ट है ये काफ़ी छोटा है। अगर हम अपने मिनिमम वेजेस को हायर करते रहेंगे तो वो हमारे पुअर्स को बेटर ऑफ करेगा। अगर हम बात करें अपोनेंट्स में तो हमारा जो ये पॉलिसी है ये बिल्कुल भी बेस्ट वे नहीं है पॉवर्टी को ख़त्म करने की। हमें पता है कि जो हमारा हायर मिनिमम वेज है वो अनएम्प्लॉयमेंट को कॉज करता है, वो इनकरेज करता है टीनेजर्स को कि वो स्कूल छोड़ें और वो जॉब करें। उसके बाद वो प्रिवेंट करता है यहाँ पे अनस्किल्ड वर्कर को कि उनको ऑन द जॉब ट्रेनिंग मिले, क्योंकि जो लोग हैं वो हायर वेजेस को पे करना प्रेफर नहीं करते। हो सकता है कि वो टाल दें कि बाद में करा लेंगे हायर वेजेस को देख के, या फिर वो कैंसिल करा लें या वो खुद से कर ले छोटे मोटे काम। तो जो अनस्किल्ड वर्कर्स हैं उनकी जो ऑन द जॉब ट्रेनिंग्स होती हैं, उनके जो छोटे मोटे काम होते हैं वो भी उन्हें नहीं मिलते। अगर हम बात करें पॉलिसी की तो ये बोल रहे हैं कि ये बिल्कुल पुअरली टारगेटेड पॉलिसी है। अगर हम बात करें मिनिमम वेजेस की तो वो हमने लगाई ही इसलिए थी ताकि वो हमारे वर्कर्स को, पुअर वर्कर्स का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बेटर करे। और अगर हम बात करें टीनेजर्स की तो उसमें वो इसलिए लगाई थी क्योंकि जो टीनेजर्स वर्कर्स हैं वो उस जॉब को करके अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सके फाइनेंशियली। बट इन्होंने देखा कि जो लोग जॉब कर रहे हैं उसमें से सिर्फ फ्यूअर देन थर्ड ऐसे लोग हैं जो बिलो पॉवर्टी लाइन में आते हैं, अपनी फैमिली के लिए इनकम अर्न कर रहे हैं जो। लेकिन अगर हम बात करें दूसरे टीनेजर्स की जो ज़्यादा काम कर रहे हैं एज अ टीनेजर्स, वो टीनेजर्स हैं जो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं और वो सिर्फ इसलिए पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं ताकि उन्हें एक्स्ट्रा स्पेंडिंग के लिए इनकम मिल जाए। मतलब कि वो अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए काम नहीं कर रहे, वो सिर्फ अपनी एक्स्ट्रा स्पेंडिंग को इंक्रीज करने के लिए काम कर रहे हैं। पुअर के लिए बनाई थी पॉलिसी, बट पुअर लोग इतने काम नहीं कर रहे एज अ टीनेजर्स, ये यहाँ पे बता रहे हैं। तो ये था हमारा पूरा केस स्टडी प्राइस फ्लोर के ऊपर। अब आगे इसका लास्ट टॉपिक देखते हैं प्राइस कंट्रोल में। नाउ अब अगर हम बात करें इवैल्यूएटिंग प्राइस कंट्रोल की तो इसमें हमारा चैप्टर 1 की प्रिंसिपल्स का 2 रेफरेंस है। पहली प्रिंसिपल इन्होंने बोला है कि मार्केट इज़ अ गुड वे टू ऑर्गेनाइज इकोनॉमिक एक्टिविटी। दूसरी प्रिंसिपल जिसकी बात हुई है वो बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट कैन समटाइम्स इम्प्रूव मार्केट आउटकम्स। अगर हम बात करें अपनी इस वाली प्रिंसिपल की तो इसमें हमारी फ्री मार्केट की बात होती थी और हमारा जो डिमांड और सप्लाई है वो ऑटोमेटिकली हमारी मार्केट के प्राइस और क्वांटिटी को डिटरमाइन करते थे। तो इसमें वही लिखा हुआ है कि ये प्रिंसिपल जो है वो एक्सप्लेन कर दी थी कि क्यों इकोनॉमिस्ट जो हैं प्राइस फ्लोर और प्राइस सीलिंग के अपोज में रहते हैं, उनके अगेंस्ट में रहते हैं, फेवर में नहीं रहते। देन ये बोल रहे हैं कि जो प्राइस है वो इकोनॉमिस्ट के लिए कोई हाइफाजार्ड प्रोसेस नहीं है, मतलब कि रैंडमली उन्होंने एकदम से प्राइस कुछ भी नहीं रख दिया, बिल्कुल प्लानिंग प्लॉटिंग करके सोच समझ के एक प्राइस डिसाइड होता है। ऐसे ये नहीं कि कुछ भी रख दो, क्योंकि उससे पूरी हमारी ओवरऑल मार्केट पे इम्पैक्ट होता है। मिलियन ऑफ बिजनेसेस और जो मिलियन ऑफ कंज्यूमर्स हैं उनका डिसीजन उस पर डिपेंड करता है। हमारी सप्लाई और डिमांड कर्व का रिजल्ट होता है प्राइस खुद से ही ऐसे ही सेट नहीं हो जाता। हमारे जो कंज्यूमर्स और सेलर्स हैं उन दोनों का कंबाइंड डिसीजन लाई करता है, सप्लाई और डिमांड लाई करती है प्राइस के पीछे।
तो हमारा जो प्राइस है उसको हम ऐसे ही कुछ भी नहीं रख सकते हैं। प्राइस की एक क्रूशियल जॉब होती है कि वो बैलेंस करे अपनी सप्लाई और डिमांड को, और वो पूरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेशन में रखे। अगर हम बात करें पॉलिसी मेकर्स की, तो जब भी वो अपना कोई लीगल प्राइस लगा देती है तो उससे हमारे लॉ ऑफ डिमांड और सप्लाई डिस्टर्ब होते हैं, जिसकी वजह से हमारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगती हैं, और वो हमारे उन सिग्नल्स को भी ब्लॉक कर देता है जो नॉर्मली गाइड करते हैं एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज के लिए। अब अगर हम बात करें अपनी सेकंड प्रिंसिपल की, तो गवर्नमेंट मार्केट के आउटकम को इम्प्रूव करने के लिए मार्केट में इंटरफेयर करती है। अगर हम बात करें प्राइस कंट्रोल की, तो इसमें लिखा हुआ है कि मार्केट के आउटकम में जो अनफेयरनेस हो रही थी उसके लिए गवर्नमेंट जो है वो आई मार्केट में और उन्होंने मार्केट को इम्प्रूव करना चाहा। बेसिकली अगर हम बात करें प्राइस कंट्रोल में, तो मार्केट में गवर्नमेंट इसलिए आई ताकि वो पुअर लोगों की हेल्प कर सके। उन्होंने रेंट कंट्रोल लॉ लगाया ताकि जो पुअर लोग हैं वो उसको ईजिली अफोर्ड कर पाएँ। उन्होंने मिनिमम वेज लॉ इसलिए लगाया ताकि वो पुअर लोगों को हेल्प कर सके पॉवर्टी से बाहर आने के लिए। अब गवर्नमेंट ने मार्केट के, सोसाइटी के सोशल वेलफेयर्स के लिए जो भी लॉ पास करे, उससे हमारे लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई डिस्टर्ब हुए। जिन लोगों को वो हेल्प करना चाह रहे थे वही लोग उससे हर्ट हो रहे थे। अगर हम बात करें रेंट कंट्रोल की, तो इसमें जो हमारे पुअर बायर्स थे जो हाउसिंग को अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, इसके लिए गवर्नमेंट ये लॉ लेकर आई और उसकी वजह से हमारे जो रेंट है वो कम हो गए। एट द सेम टाइम जब हमारे रेंट कम हुए तो इन्होंने डिस्करेज करा लैंडलॉर्ड को कि वो अपनी बिल्डिंग्स को मेंटेन करे, उनको क्लीन रखे, उनको सेफ रखे। सिमिलरली अगर हम बात करें मिनिमम वेज लॉ की, तो मिनिमम वेज लॉ इसलिए लाए थे क्योंकि जो पुअर वर्कर्स थे उनकी इनकम जो है वो बढ़ जाए, वो पॉवर्टी से बाहर निकल जाए। बट एट द सेम टाइम वो अनएम्प्लॉयमेंट को पैदा कर रहा था। तो यहाँ पे गवर्नमेंट हेल्प तो करना चाह रही थी बट उससे पब्लिक हर्ट भी हो रही थी, पुअर लोग सफ़र भी कर रहे थे। अब ये बोल रहे हैं कि प्राइस कंट्रोलिंग एक ओनली ऑप्शन नहीं है पुअर्स को हेल्प करने के लिए, हमारे पास और भी तरीके हैं। प्राइस कंट्रोलिंग में तो वो हेल्प भी कर रहे हैं बट उसमें नुकसान भी हो रहा था। बट ये बोल रहे हैं कि प्राइस कंट्रोलिंग के अलावा और भी ऐसे तरीके हैं जिससे हम पुअर लोगों की हेल्प कर सकते हैं, जिससे गवर्नमेंट पुअर लोगों की हेल्प कर सकती है। तो वो क्या है? अगर हम बात करें अपने पहले केस की, तो उसमें गवर्नमेंट रेंट का लॉ लेकर आई जिसकी वजह से रेंट कम हो गया बट उन्हें अच्छी क्वालिटी में हाउसिंग नहीं मिलती थी। तो वो बोल रहे हैं कि रेंट कंट्रोल मत करो इस बार जो गवर्नमेंट है वो सब्सिडीज दे दे रेंट की। मतलब कि वो गवर्नमेंट रेंट को कम ना करवाए बट वो कुछ प्रपोर्शन रेंट का खुद से पे कर दे पुअर के बिहाफ पर, ताकि उनको वो सस्ता पड़ जाए, चीपर पड़ जाए। इससे हाउस की क्वालिटी भी जो है वो कम नहीं होगी और कोई शॉर्टेज भी नहीं होगी। सिमिलरली वेजेस के केस में क्या हो रहा था, उन्होंने वेजेस इंक्रीज कर दिए तो अनएम्प्लॉयमेंट हो गई थी। इसमें बोल रहे हैं कि वेजेस को इंक्रीज मत करो, जो उन्हें वेजेस मिल रहे हैं वही वेजेस मिलने दो। अपने बिहाफ पे तुम इनको थोड़े से अपनी बिहाफ पे अपने पैसों से और वेजेस को तुम प्रोवाइड कराओ अपनी तरफ से। फर्म्स को मत बोलो, फर्म्स को अगर और पे करने के लिए बोलेंगे तो वो अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर देगी, वो और लोगों को हायर ही नहीं करेगी। बट इस केस में तुम फर्म से कुछ भी मत बोलो, जो उन्हें वेजेस मिल रहा है वो मिलने दो। तुम अपने बिहाफ पे उन्हें वेजेस की सब्सिडीज़ को प्रोवाइड करो, जिससे उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो पुअर लोगों का है वो बढ़ जाएगा। अब जो ये हमारी रेंट सब्सिडीज़ हो गई, जो हमारी वेजेस सब्सिडीज़ हो गई, ये गवर्नमेंट फाइनेंशियली हेल्प कर रही है पुअर लोगों को। तो गवर्नमेंट के पास पैसे आएंगे कहाँ से? गवर्नमेंट के पास कोई पेड़ तो है नहीं पैसों का, तो ये पैसे गवर्नमेंट कहाँ से लेकर आएगी पुअर को हेल्प करने के लिए? इन द फॉर्म ऑफ टैक्सेस। वो अपने टैक्सेस को बढ़ा देगी। तो इन द नेक्स्ट वीडियो हम यही टॉपिक देखेंगे कि जब भी गवर्नमेंट टैक्स इम्पोज करती है तो उसे कौन बियर करता है, कितना बियर करता है, और टैक्स से रिलेटेड केस स्टडीज़ को समझेंगे। अभी तक हमने चैप्टर 6 में प्राइस कंट्रोल पूरा कंप्लीट कर लिया। अब इस वीडियो को यहीं पर ही एंड करते हैं। आई होप कि आप सबको सब कुछ समझ आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं हम अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।